चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग मनी एंड बैंकिंग ऑफ ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपन मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मनी एंड बैंकिंग, अगर हम बात करें मनी एंड बैंकिंग की, तो मनी मतलब क्या है भाई? सिंपली बोले तो मनी एक सिंपल हमारा एक वो, बेटा बेटा बेटा, तो मनी मीन्स हमारे एक एक्सचेंजिंग वैल्यू, मतलब कुछ भी एक ऐसी चीज जो हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी बाइंग एंड सेल कर रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ क्या करते हैं, पे आउट करते हैं। वो क्या है? हमारा मनी। तो मनी स्टार्ट करने के पहले हम स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम, क्योंकि भाई मनी तो इवैल्यूएशन बाद में हुआ, मनी तो बाद में आया, लेकिन पहले क्या आया? पहले आया बार्टर सिस्टम। पहले क्या हुआ करता रहा इकोनॉमी में कि लोगों के पास पैसे तो हुआ नहीं करते थे। क्योंकि जब हम देखें, पहले की बात करें, राजा महाराजा को टाइम या उसके पहले की बात करें, तो पहले पैसे नहीं हुआ करते रहे। पहले कमोडिटी ही हमारा क्या था? मनी था। कमोडिटी ही हमारे एक एक्सचेंजिंग वैल्यू थी। तो हम बात करते हैं पहले बार्टर सिस्टम के बारे में कि भाई बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम को हम C2C सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम को? C2C सिस्टम, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी। चलिए, तो हम बार्टर सिस्टम को क्या बोलते हैं? हम बार्टर सिस्टम को बेसिकली बोलते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम। मतलब जहां पे क्या हुआ करता है, लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, बैंक अकाउंट तो था नहीं, उस टाइम पे पैसा तो था ही नहीं, तो क्या करते रहे लोग? वीट, राइस या जो भी हमारे पास बेसिकली कमोडिटी थी, हम उसी कमोडिटी से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, परचेज करते थे। तो वही सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जो कि अब फिजिकली एग्जिस्ट तो हमारी इकोनॉमी में करता नहीं है ना। तो क्या है भाई बार्टर सिस्टम? तो सिंपली बार्टर सिस्टम मींस डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूजिंग ऑफ मनी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक कमोडिटी ले रहे हैं, उसके बदले में दूसरी कमोडिटी दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि भैया एक फार्मर है, उसके पास है वीट, उसको चाहिए है राइस। तो एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है। तो मिस्टर एक्स के पास राइस, सॉरी मिस्टर एक्स के पास वीट, मिस्टर वाई के पास राइस है। अब अगर दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेट हो गया, दोनों के बीच में डबल कोइंसिडेंस सेट हो गई, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से वीट्स एंड राइट को क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। तो वो है बार्टर सिस्टम, मींस वेयर वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग कमोडिटी टू कमोडिटी। वो है मेरा बार्टर सिस्टम। लेकिन ये बार्टर सिस्टम में बहुत सारे डीमेरिट्स हुआ करते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे पास, मतलब हम उस टाइम पे पर्सन्स को फेस करना पड़ता रहा। तो वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी पहली, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब हमको ये ढूंढना पड़ता रहा, हमको ये देखना पड़ता रहा कि आज जो मेरे पास अवेलेबल है वो किसको चाहिए, और जो मेरे को चाहिए वो किसके पास है। मतलब हमको अब म्यूचुअल वर्क करना है। यहाँ क्या वर्क कर रहे हैं हम? म्यूचुअली वर्क कर रहे हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन। हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा कि जिस पर्सन के पास वो गुड्स अवेलेबल हो जो मेरे को चाहिए है, और उस पर्सन को उस गुड्स की नीड्स हो जो मेरे पास हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस, कि दोनों के म्यूचुअल नीड्स और म्यूचुअल वांट्स क्या हो जाए? मैच हो जाए एग्जैक्टली exactly। हमारी नीड्स एंड फुलफिल क्या हो सके भाई? एक दूसरों से फुलफिल हो सके। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी वहां पे बार्टर सिस्टम में। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी भाई? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। तो लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या? जब पहले कोई मनी सिस्टम तो था ही नहीं। क्या पहले कोई मनी सिस्टम था? नहीं था भाई। तो लोग क्या था? अब हम जैसे अगर बात करें, तो आज मैं ये बोल सकता हूं कि 1 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज। आज मैं इसको बोल पा रहा हूँ कि 40 रुपए है इसकी वैल्यू। उस टाइम पे तो मेरे पास रुपीस था ही नहीं ना। जब रुपीस नहीं था, तो मैं किसी भी कमोडिटी को किसी भी बेसिकली मॉनेटरी टर्म में या उसकी मार्केट वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ कॉमन ऑफ मेजर वैल्यू। मतलब मैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू या उसकी मास वैल्यू को कैलकुलेट या मेजर
नहीं कर पा रहा था, ये भी प्रॉब्लम था। अब भाई किसने कितने का बेचा, किसको प्रॉफिट किसको लॉस, कुछ पता नहीं चलता था। फिर डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, भाई एक प्रॉब्लम और क्या जा रही थी कि भैया हमारे पास गुड्स तो हैं लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम जाती थी। भाई फार्मर किसान आदमी, उस टाइम के लोगों के पास इतना पैसा तो था ही नहीं, प्रॉपर्टियां थी नहीं, कोई पक्के मकान तो थे नहीं, तो क्या प्रॉब्लम कि भैया फूड ग्रेन्स अगर मेरे पास है, लाइव स्टॉक अगर मेरे पास है, तो मैं उसको स्टोर कहाँ पे करूं, मैं उसको रखूं कहाँ पे। तो एक थर्ड प्रॉब्लम ये भी थी मेरे साथ। क्लियर, यस और नो। तो ये तीन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। फिर उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम थी इंडिविजिबिलिटीज ऑफ सर्टेन गुड्स, मतलब मैं डिविजिबल नहीं कर पा रहा था, मैं डिवाइड नहीं कर सकता था। क्या डिवाइड नहीं कर सकता रहा, जैसे ये देखिए, ये मिस्टर राम है, इनके पास फिश है, क्या है इनके पास, फिश है। ये फिश क्या है मेरी, ये फिश है मेरी लाइव स्टॉक, ये फिश क्या है मेरी लाइव स्टॉक है, एनिमल है। मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता रहा। मेरे ऐसे फूड ग्रेन्स थे या कुछ ऐसे लाइव स्टॉक थे जिसको मैं पार्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता रहा, पार्टली डिवाइड नहीं कर सकता था। तो ये प्रॉब्लम भी हमारे पास वहां पे फेस करने को देखी जा रही थी, क्या कि इनडिविजिबिलिटीज ऑफ सर्टेन गुड्स, मतलब उसको इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकता, उसको पार्ट में मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा था। ये भी प्रॉब्लम मेरे को वहां पे देखने को मिल रही थी। तो ये हमारे बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम और थी। और लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब फ्यूचर, डिफर्ड मतलब फ्यूचर प्रॉब्लम, कि भैया मैं फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकता रहा। मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। तो यहां पे मैं सिर्फ स्पॉट मार्केट पे काम करता था, कि जो काम करना है एट अ टाइम करिए आप। फॉरवर्ड मार्केट का कोई भी काम नहीं हुआ करता था, क्यों, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट का कोई वहां पे कोई मोड नहीं हुआ करता था, फ्यूचर पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये हमारे बेसिकली प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, कि भैया बोथ पार्टीज मस्ट हैव व्हाट द अदर वांट्स, मतलब एक दूसरे की जो नीड्स हैं हम उसको फुलफिल कर सके। अगर हम एक दूसरों की नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं तभी हम क्या कर पाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर, पहली प्रॉब्लम वही चीज दी है। अ पर्सन ए वांट राइस इन एक्सचेंज फॉर क्लॉथ, बट पर्सन बी विथ राइस डज नॉट वांट क्लॉथ। मिस्टर ए के पास राइस है, उसको कपड़े चाहिए, लेकिन मिस्टर बी के पास राइस है लेकिन उसको कपड़े नहीं चाहिए। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंट, इसलिए बार्टर सिस्टम सबसे पहले फेल हुआ। फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब वहां पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था मेजर करने का, कंपेयर करने का, कि भैया अगर समझ लो एग्जांपल दिया है, कंपेयरिंग 2 लीटर ऑफ मिल्क विथ 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज चैलेंजिंग। मतलब पहले के लोग ये पता ही नहीं कर पा रहे थे कि भैया मिल्क लीटर में कैलकुलेट किया जाता है, मिल्क किस में मेजर करते हैं, लीटर में, या उसको किससे हम कंपेयर करें। तो राइस और मिल्क के बीच का कोई कंपैरिजन पावर ही नहीं थी, कोई मास वैल्यू ही नहीं थी। तो इसीलिए ये भी प्रॉब्लम था हमारे लिए। अब 2 लीटर मिल्क कितने का ये नहीं पता, 2 किलो चावल कितने के ये नहीं पता, तो कैसे एक्सचेंज किया जाए। ये सेकंड प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में अंडर बार्टर सिस्टम फेस किया जा रहा था। फिर डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, कि अगर मेरे पास फूड ग्रेन्स हैं, मेरे पास फूड ग्रेन्स हैं, मिल्क है, एग है, कुछ भी है, मैं उसको कैसे स्टोर करूं, हाउ वी कैन स्टोर इट। क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज भी थी, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो गुड्स को कैसे स्टोर करें। और कुछ गुड्स पैरिशेबल नेचर के होते हैं, कुछ नॉन पैरिशेबल के होते हैं। तो पैरिशेबल नेचर के लिए कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब प्रॉब्लम हमारे पास उस टाइम पे फेस करी जा रही थी। वही लिखा है, पैरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, एग्स, वेजिटेबल कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अंडर कोल्ड स्टोरेज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम गुड्स स्टोर कर सकते हैं, बट उस टाइम पे ये नहीं हुआ करता था। फिर उसको हम पार्टली डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो ये सब हमारे साथ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट की भी थी, कि भाई हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे,
फ्यूचर प्रॉब्लम्स जा रही थी कि भाई क्यों, क्योंकि मार्केट कौन सा था वहां पे, स्पॉट मार्केट पे काम कर रहे थे हम। किस पे काम कर रहे थे, स्पॉट मार्केट पे। ठीक है, तो ये हमारा बाटा सिस्टम है, इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ फिर भी अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं आप लोग के, पैब में एग्जाम है ना, तो जल्दी से अपन एक शॉर्ट क्रैश कोर्स टाइप का मैंने सोचा है, अभी प्लान आउट किया है स्टार्ट करने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी अपन इसको कवर अप करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करी जा रही थी, इस प्रॉब्लम और चैलेंजेस के थ्रू क्या हुआ, मनी का इवैल्यूएशन हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ पे आई, वो है मनी। क्या आया, पैसा, मनी। तो मनी क्या है, मनी एक मेरा लिक्विड असेट्स है। सर लिक्विड, लिक्विड तो पानी होता है भाई। लिक्विड का मतलब होता है क्विक, ऐसी चीज जो तुरंत क्या हो सके, विच आर इक्विवेलेंट टू मनी, जो क्या है, पैसा है, जो जिसका सॉल्वेंसी हाई है, जिसका कन्वर्जिंग रेट हाई है। मनी क्या है, मनी एक लिक्विड असेट है। ठीक है, तो एक ऐसा असेट है, एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम इजिली ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, इजिली किसी भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, वो है मनी। इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट दैट फंक्शन एज जनरली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पस इन इकोनॉमी। एक ऐसा यूनिट है, इकोनॉमिक यूनिट है, मतलब इकोनॉमिक मतलब एक ऐसा गुड्स या एक ऐसी चीज जिसका मेन एम्बिशन होता है प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करना है, या किसी भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को बाइंग एंड सेल करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो है मेरा मनी। जिसके थ्रू मैं क्या अर्न कर सकता हूँ, प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, ये है मेरा मनी। तो मनी लिक्विड असेट है और प्रॉफिट मोटिव के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स वैल्यू विद इन अ गवर्नमेंट इकोनॉमी एंड इट्स इंटरनेशनल थ्रू फॉरेन एक्सचेंज। मतलब किसी भी कंट्री में हो आप, मनी एक्सेप्टेबल है, मनी इज इजिली एक्सेप्टेबल इन ईच एंड एवरी कंट्री। हर कंट्री में हर जगह पैसा एक्सेप्टेबल है। बस डिफरेंस क्या है, हर कंट्री की अपनी अपनी क्या होती है, करेंसी होगी। भैया जैसे जब अपन अपन बात करें इंडिया की, तो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस। तो इस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, रुपीस चलेगा, रादर देन रुपी हम अदर करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर। तो मनी हमारा एक एक्सचेंजिंग मोड है, एक ऐसा चीज है जो जनरली एक्सेप्टेबल है और एक मोड ऑफ एक्सचेंज है मेरा मनी। ठीक है, तो मनी को हम किससे रेफर कर रहे हैं, करेंसी से रेफर कर रहे हैं, और इंडिया की करेंसी कौन सी है, रुपीस, है ना। मनी को हम किससे रेफर कर रहे हैं, करेंसी से रेफर कर रहे हैं, और हमारी कंट्री की करेंसी कौन सी है, रुपीस है। और ये जितनी भी मनी है ये सब हमारे गवर्नमेंटल सिस्टम पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, गवर्नमेंटल सिस्टम पे काम करते हैं, वो है मेरी मनी। ठीक है, तो जनरली हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो इजिली सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली क्या हो रहा है, एक्सचेंज होता है, यूज होता है। अब एक हमारे प्रोफेसर हैं, तो इनके द्वारा बोला गया मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज मींस ऑफ एक्सचेंज एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ अ वैल्यू। मतलब जो बार्टर सिस्टम के डीमेरिट्स थे, वही डीमेरिट मनी के मेरिट्स बन गए। जो बार्टर सिस्टम के क्या थे, डीमेरिट्स, वही डीमेरिट्स हमारे मनी के क्या बन गए, मेरिट्स बन गए। तो मनी एक जनरली एक्सेप्टेबल थिंग है, मेजर के लिए यूज होता है, किसी भी गुड्स के मास वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, और इजिली स्टोर के लिए हेल्पफुल है। तो ये है मेरा मनी। क्लियर हुआ व्हाट इज मनी। तो ऐसी मनी, प्रोफेसर वॉकर ने बोला कि मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी कर सकता है, या मनी सब कुछ है। भाई जिसके पास पैसा, उसके पास पावर, उसके पास सब कुछ। मनी एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे नीड्स एंड वांट को फुलफिल कर सकती है, दैट इज व्हाट मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जनरल एक्सेप्टेबल है, मींस ऑफ एक्सचेंज है, मेजरेबल वैल्यू के लिए और स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए है, ये हमारा मनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो व्हाट इज मनी, मनी इज जनरल एक्सेप्टेबल थिंग। क्लियर।
अब इसके फंक्शन की बात करते हैं भाई जल्दी से। तो मनी के दो, वैसे तो होते 3 टाइप के फंक्शन है, मेनली 2 टाइप के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या बोल रहा है? प्राइमरी फंक्शन में आता है फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब इफ यू वांट टू बाय एंड सेल any goods and services, for that you required money। तो मनी मेरा एक ऐसा इकोनॉमिकल मोड है जिसके थ्रू यू कैन इजीली एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विसेज। भैया किसी भी टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, किसी भी टाइप के एक्सपेंस करना है, यू रिक्वायर्ड मनी। आपको क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए, वही मनी है। तो मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है पहला। इजंट इट क्लियर? सेकंड मेजर ऑफ वैल्यू। भाई बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? वी डोंट नो, बेसिकली आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। लेकिन मनी आया तो मनी ने बताया कि भैया अगर आपको 1 kg शुगर चाहिए है, 1 किलो शक्कर चाहिए है, तो आपको 40 रुपीज देना पड़ेंगे। क्या चाहिए अब आपको? अगर 1 kg ऑफ शुगर चाहिए है, वॉट यू हैव टू पे? यू हैव टू पे 40 रुपीज। जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आपको राइस चाहिए है तो भैया आपको 80 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये है मनी, एक्सचेंज के लिए भी और मेजरेबल वैल्यू भी, कि आप इजिली मेजर कर सकते हो। क्लियर हुआ? ये प्राइमरी फंक्शन है मनी का। सेकंड सेकेंडरी का फर्स्ट, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट के लिए। अगर किसी भी टाइप का आप फ्यूचर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फ्यूचर पेमेंट कर रहे हैं, पार्टली पेमेंट करना चाह रहे हो, तो मनी आपके लिए इजिली हेल्पफुल है। कि भैया शॉपकीपर के पास गए, 4000 रुपीज का बिल हुआ, आपने जस्ट काउंट किया, भैया 2000 अभी ले लीजिए आप, बाकी पैसा बाद में दूंगा मैं, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर पेमेंट के लिए भी एक्सेप्टेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, अब इसकी तो बात ही मत करो। हमारे इंडिया में स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम मनी स्टोर कर सकते हैं। मेनली हम अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं इजिली। स्टोर कीपर जो है या शॉपकीपर जो है, वो अपने यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं गले में, जिसको बोलते हैं बेसिकली वो, ठीक है। और कुछ ऐसे पर्सन जो ब्लैक मनी लेके चल रहे हैं, वो तो भैया वॉल के पीछे क्या, सोफे के नीचे, मीन्स कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज इजी टू स्टोर, इसको हम इजिली स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है फिर, है ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं ना। और लास्ट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये क्या है? इट इज सॉर्ट ऑफ मोबाइल। ये कैसा है? मोबाइल है। मोबाइल वर्ड का मीनिंग विच इज इजिली मूवेबल, जो इजिली मूव हो सकता है। जैसे मेरा मोबाइल, आपके पास जो मोबाइल फोन है, मोबाइल एक वर्ड है ना। तो एक ऐसा क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मतलब इजिली इट कैन बी ट्रांसफर फॉर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो क्या है? हमारा मनी है। तो मनी के दो फंक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब थोड़ा सा जल्दी इसको डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या इनेबल्ड कर रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लोग इजिली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। रिप्लेस बार्टर सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम फॉर ट्रेड, मतलब ये बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डीमेरिट हुआ करता था, उसको हमने अलग कर दिया। और सबसे पहले क्या किया? जनरल एक्सेप्टेबल चीज बन गई। आप इजिली इसको कहीं से भी कैसे भी खरीद लो, बेच लो। मनी के द्वारा आप कुछ भी चीज बाइंग एंड सेल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ मनी व्हाट यू हैव डिस्क्राइब्ड प्राइस। तो प्राइस क्या बता रहा है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी। कि भैया 1 किलो शक्कर कितने की, 1 kg राइस कितने का, या 1 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी कितने की, या 1 लीटर मिल्क कितने का। विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन इजिली टर्म व्हाट? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर?
मनी हेल्प्स इन कंपेयरिंग प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। अब इसके द्वारा कंपैरिजन भी कर सकते हो कि भैया अगर मेरे को राइस चाहिए, राइस की मल्टीपल क्वालिटीज आती है, क्वालिटी ए, क्वालिटी बी। क्वालिटी ए अगर 20 रुपीज़ के जी है, क्वालिटी बी अगर 50 रुपीज़ के जी है, तो अब इसके बीच का आप कंपैरिजन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। क्लियर? तो ये मेरा मनी की वैल्यू है, मनी की पावर है। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट करेंसी एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई हर कंट्री की करेंसी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम रह रहे हैं इंडिया में, तो भैया हमारे इंडिया में कौन सी करेंसी है, रुपी। यूएसए में क्या चल रहा है, डॉलर। यूके में क्या चल रहा है, पाउंड। जापान में क्या है, यान। ये सब क्या है, मेरे करेंसीज है। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, हर कंट्री की अपनी अपनी क्या है, करेंसीज है, अपनी अपनी रुपीज है, अपनी 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 मनीज है। तो ये मेरे क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली ये हो गया मेरा मेजरेबल ऑफ वैल्यू। भाई अगर मेरे को 1 kg राइस चाहिए, मे बी मेरे यहाँ पे 80 रुपीज है, मे बी यूएसए में $1 होगा। ठीक है, तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज है, और वो अपनी अपनी करेंसीज में उसका क्या कर रहा है, वैल्यूएशन कर रहा है। क्लियर हुआ? यस और नो, इजी फॉर मेजरेबल थिंग। अब आपको अगर निकालना आपकी इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितने, असेट्स की वैल्यू, लाइबिलिटीज, ये सब किस टर्म में अब एक्सप्रेस्ड हो रहा है, मनी के टर्म में हो रहा है। तो मनी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशो, सब चीज को कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल है। तो वो मेरा मनी है। क्यों? क्योंकि मैं गुड्स की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, इसलिए मनी मेरे लिए हेल्पफुल है। अब सेकेंडरी फंक्शन, सॉरी, तो भाई सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, सॉरी, फर्स्ट डिफर्ड पेमेंट मीन्स, अब पहले क्या होता रहा भाई, बार्टर सिस्टम जो काम करता था वो सिर्फ स्पॉट मार्केट पे काम करता रहा। किस पे काम करता रहा, स्पॉट। मनी के आने से मैं फॉरवर्ड मार्केट पे भी काम कर सकता हूँ। मनी के आने से मैंने किस में काम स्टार्ट कर लिया, फॉरवर्ड मार्केट में। अब इकोनॉमी में फॉरवर्ड मार्केट भी काम कर रहा है। फॉरवर्ड मार्केट मतलब आज कम पैसा लग रहा है, आज खरीद लो, बुक कर दो, कल खरीद लेंगे। जब अगर मे बी कल प्राइस कम होगा तो कल हम बुक कर देंगे। तो फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट के लिए, फ्यूचर मार्केट्स। तो फॉरवर्ड मार्केट मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ मनी अब हम फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। So money resolve difficulty of deferred payment expense. Deferred payment refers to payment schedule for a future date. भाई आज नहीं दे पा रहा है, आज कुछ परसेंट दे दिया, मतलब पार्टली पेमेंट कर दी, कल दे देंगे पार्टली पेमेंट। तो मनी सिंप्लाइज द बोरिंग एंड द लैंडिंग बाय एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट। मतलब विद द हेल्प ऑफ मनी हमने क्या किया, इजिली फ्यूचर पेमेंट को हम टेक प्लेस कर पा रहे हैं, कि हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। आज मैंने, समझ लो मैंने 10,000 गुड्स खरीदे, 4,000 दे दी, 6,000 में पार्टली करके 2 या 3 बार में अपने पर्सन को या शॉपकीपर को पे आउट कर दूंगा। ये सिर्फ किसके वजह से पॉसिबल है, मनी के थ्रू पॉसिबल है। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, अब हम इजिली मनी को सेव कर सकते हैं फ्यूचर नीड के लिए, या हमारे फ्यूचर लेटर कंजप्शन, फ्यूचर कंजप्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे मनी की क्या है, हम मनी कैन स्टोर एनी जगह, एनी प्लेस। ठीक है ना भाई? तो मनी क्या कर रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक कर रहा है। कौन बोल रहा है, किन्स, हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मनी लिंक्ड प्रेजेंट विथ फ्यूचर और पास्ट विथ प्रेजेंट, एक लिंक पेन है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अब जो मनी है, विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन इजिली ट्रांसफर आवर पेमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब इसके द्वारा हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन हम क्या कर सकते हैं, इजिली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इजिली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इजिली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई क्या हुआ, मनी एक हमारा ऐसा लिक्विड एसेट्स है विच इज ट्रांसफरेबल, जो कि ट्रांसफर है, which can be transferred from one person to another person, one location to another location. Clear? That is what transfer of value. Clear? तो मनी से क्या हो सकता है, हम अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं,
एक पर्सन से दूसरे का पर्सन। विद द हेल्प ऑफ मनी real assets like building, plots, shops, and agricultural land can be sold in one place, and similarly assets can be purchased else anywhere. मतलब पैसे के द्वारा, money के through, we can easily purchase any properties, any assets, any goods and services, and we can sell it easily. like for example, अगर मैं दिल्ली में हूँ और मुझे अगर इंदौर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं पैसे के द्वारा इंदौर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। या मेरी कोई प्रॉपर्टी जबलपुर में है, मैं उसको सेल करके दिल्ली में परचेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं जबलपुर वाली प्रॉपर्टी सेल करके जो भी पैसा आएगा वो दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है या मेरे जो ट्रांजैक्शन है वो लिक्विड फॉर्म पे हो गए हैं। किस फॉर्म पे आ गए? लिक्विड, मतलब इजिली हो गया, क्विकली मैं काम कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली। क्लियर हुआ? यस और नो? तो भाई क्या क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो भी प्राइमरी या सेकेंडरी फंक्शन कुछ भी हो, मनी बहुत क्रूशियल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके द्वारा इजीली हम अपने बिजनेस को, मतलब ट्रेड, measurable of value, act as a store for wealth and enhance the economical transaction across the time and space। मतलब बहुत कुछ मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया है, बहुत कुछ इजी हो गया मेरी इकोनॉमी में, हम इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ मनी है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की। देखो, सबसे पहले क्या आया इकोनॉमी में? लाइव स्टॉक। एनिमल मनी को ही क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक। क्या आया? लाइव स्टॉक। फिर आया कमोडिटी मनी, फिर आया मेटेलिक मनी, फिर मेटेलिक कॉइन्स, फिर पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी, फिर प्लास्टिक मनी, और अब आ गया है डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये मेरे इवैल्यूएशन है, ये 8 स्टेजेस है मनी की, ये 8 स्टेयरकेस है जिसके द्वारा मनी इवैल्यूएट हुआ है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो एनिमल मनी में क्या हुआ कि भैया प्रोहिस्टोरिक पीरियड में, बहुत पहले समय की बात करते हैं, पहले काऊ, शीप और गोट्स या जो भी एनिमल्स हुआ करते रहे, उसके द्वारा एक्सचेंजिंग हुआ करता था, बाइंग एंड सेलिंग हुआ करता था। ठीक है, लेकिन क्या होता था, सबसे बड़ा लिमिटेशन था, इसको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिसके थ्रू फिर हमने कमोडिटी मनी का वैल्यूएशन देखा। ठीक है, राजा महाराजा और पहले के लोग क्या करते थे, गाय भैंस जो भी उनके पास बफेलोस थे या जो भी वो एक्सचेंज करते रहते ना, गुड्स एंड सर्विसेज ले लेते थे। लेकिन भाई अब क्या होता रहा, अब काऊ हैवी है, वेटेड है, तो ऐसा पार्टली पेमेंट नहीं हो पा रही थी या फिर पेमेंट में इश्यूज जाते रहे, जिसके द्वारा कमोडिटी मनी आया। तो कमोडिटी मनी ने क्या बोला, वो बोला भैया डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड कल्चर। अब एनिमल स्किन्स, ग्रेन, सेल्स, ठीक है, ये सब चीज हमारे कहाँ आते थे, कमोडिटी में आ गए, मतलब गुड्स, जो बाटर सिस्टम था मेन, सी टू सी। ठीक है, तो ये कमोडिटी अब डिपेंड करता था कि भाई, अब डिपेंड करता, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कभी अच्छा हो गया कभी बुरा हुआ, फार्मिंग कैसी हो रही है या क्वालिटी कैसी है, तो ये सब चीजें हम क्या करते रहे, इजिली हम बाइंग एंड सेलिंग कर लेते रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी वहां पे, स्टोरेज का इशू आता था। भैया अगर मेरे पास बहुत सारे गुड्स हैं, बहुत सारी कमोडिटीज हैं, बहुत बल्क क्वालिटी में, तो उसको मैं स्टोर कहाँ पे करूँ, उसको मैं रखूँ कहाँ पे? तो ये प्रॉब्लम जाती रही, स्टोरेज वैल्यू, जिसके द्वारा क्या हुआ, मेटेलिक मनी आया। इसके द्वारा क्या आया मेरे पास, मेटेलिक मनी आया। अब मेटेलिक मनी मतलब क्या हुआ कि भैया ये ड्यूरेबल भी है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल्स, इन सब के फॉर्म पे, इन सब, ये सब धातु को यूज करते हुए हमने क्या किया, कमोडिटी बनाया, मेटेलिक मनी बनाया। अब इसका लिमिटेशन क्या था, जितने भी मेरे पास मेटल्स थे या जितने भी मेरे पास चीजें थी, वो स्केयर है, लिमिटेड है, इसका ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास क्या होता रहा, मनी की अवेलेबिलिटीज नहीं थी, और यूनिफॉर्मिटी प्रोमिटेड टू द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया था। तो अब उससे क्या हुआ, मेरे पास मेटेलिक कॉइन्स नामक एक चीज आ गई, उस मनी से क्या आया मेरे पास,
मेटेलिक कॉइन आए, मतलब छोटे छोटे सिक्के हमने यूज करना स्टार्ट करे। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये भी क्या थे, लिमिटेड थे भाई, मेटल्स मेरे पास क्या है, स्कैर था, लिमिटेड है। तो इसके थ्रू क्या हुआ फिर बाद में, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज ने कुछ एक्शन लिया। ठीक है, तो उसके द्वारा फिर दूसरी कमोडिटी आई। तो मेटेलिक कॉइन क्या है, स्मॉल मेटल पीस विद सील्स फ्रॉम द रूलर्स ऑफ किंगडम, मतलब क्या होता था वहां पे राजा महाराजाओं की फोटो लग जाती थी, और उसकी करेंसी वैल्यू कौन डिसाइड करता था, हमारे किंगडम्स के द्वारा की जाती थी। तो अब देखो, अब ये मनी कैसे दो टाइप के हुआ करते रहे। एक तो स्टैंडर्ड फुल बॉडी कॉइन, मतलब जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। स्टैंडर्ड और फुल बॉडी मतलब कि इसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। तो ये किस फॉर्म पे होता है, गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म पे होता है। मेनली किसके द्वारा यूज किया गया था, ब्रिटिश पीरियड में यूज किया गया। फिर एक आया टोकन मनी, जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में डिफरेंशिएट है, फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम और निकल्स के कॉइन्स। तो ये ऐसे सिक्के, ऐसे कॉइन्स, क्या हुआ जो कि भैया जिनकी फेस वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन मार्केट वैल्यू कम है। अभी किसके लिए यूज किया जाता रहा, तो भैया ये यूज किया जाता रहा स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए। ऑल कॉइन्स इन इंडिया टुडे आर टोकन कॉइन्स, बट ऑब्वियस है भाई, मैं जितने भी सिक्के, 1 रुपए के सिक्के यूज करूँ, 2 रुपए के करूँ, 5 रुपए के, तो ऑल कॉइन्स आर व्हाट, बेसिकली हमारे जितने भी कॉइन्स हैं वो अंडर बॉडीड कॉइन्स हैं। ठीक है, तो ये मेरा इवेल्युएशन हुआ। जल्दी जल्दी करते हैं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज है ये ना। फिर आया पेपर मनी, जो हम यूज करते हैं करेंसी। ठीक है, फिर आया मेरे पास पेपर मनी। ठीक, जो आरबीआई के द्वारा इशू किया जा रहा था, ये पेपर मनी है, जो इजिली हम यूज कर रहे हैं। 1 रुपी नोट, 2 रुपीज नोट, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 है, मैक्सिमम कितना, 500 रुपीज का नोट। तो ये हमारा पेपर मनी आया। फिर बैंक मनी, मतलब बैंक मनी क्या, क्रेडिट मनी, मतलब जहाँ पे क्या आ गए, चेक आ गए, सब कुछ आ गया, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट आ गए, ये सब आ गया। ठीक, तो ये सब क्या आ गया मेरे पास, क्रेडिट मनी। ठीक, फिर इसके बाद अभी आ गया प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फिर आ गया अब आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मनी, फोन पे, गूगल पे, ठीक है, पेटीएम, ये सब कुछ। तो ये मेरे बेसिकली क्या है, मोड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ मनी थे, सॉरी क्या है ये मेरे, इवेल्युएशन मनी। तो 8 स्टेप्स में, कितने स्टेप्स में, 8 स्टेप्स में मनी का इवेल्युएशन हुआ। क्लियर हुआ, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, इसलिए थोड़ा सा हार्श में किया है। जैसे देखो ये एनिमल मनी है, क्लियर, वेट अ मिनट। ठीक, तो ये हमारे प्रॉपर एक मनी का सीक्वेंस है। इस लेवल पे मेरे मनी का इवेल्युएशन हुआ है, 8 स्टेप पे मनी इवेल्युएट हुए। अब ऑन मेन टॉपिक पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में मेनली देखा गया है, मनी सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन रेज होता ही होता है। कौन सा टॉपिक, मनी सप्लाई। जल्दी से अपन मनी कंप्लीट करते हैं, फिर कल से अपन बैंकिंग का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। देखिए, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, सिंपली फ्लो ऑफ मनी। क्या है, फ्लो ऑफ मनी, मतलब मनी का इकोनॉमी में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, सप्लाई कैसे हो रहा है, उसका बेसिकली वो मनी सर्कुलेट कैसे हो रहा है। तो कंपोनेंट क्या रहेंगे, यहाँ पे 3 कंपोनेंट है। पहले तो करेंसी, मतलब कॉइन या प्रिंटेड नोट्स। फिर जो मेरे सेविंग अकाउंट में पैसा है, करंट अकाउंट में पैसा है, और अदर लिक्विड असेट्स, मतलब कि अगर मैंने कोई टाइम डिपॉजिट किया है, पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम में डिपॉजिट किया, तो ये सब 3 हमारे कंपोनेंट रहेंगे मनी सप्लाई के। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे M1, M2, M3, M4। ये मेरा मनी सप्लाई है। मेनली M1 हमारे सिलेबस में, बट हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, है ना। अब मनी सप्लाई की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, तो मनी सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी टाइप की पॉलिसी अगर फ्रेम करना है, या मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है आरबीआई को। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई। आरबीआई को किसी भी टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है, किसी भी टाइप की बैंकिंग पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है। तो मनी सप्लाई बता रहा है रोटेशन फ्लोटेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, मनी सर्कुलेशन बता रहा है इकोनॉमी में। तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, बेसिकली मनी सप्लाई जो है वो किसके द्वारा कंटेन करी जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइन 4 अल्टरनेटिव मेजर M1, M2, M3 एंड M4। आरबीआई ने बोला कि 4 ऐसे फेज है, 4 ऐसे फेज है जिसके द्वारा मनी सप्लाई होता है, मनी का सर्कुलेशन देखा जा रहा है इकोनॉमी में। क्लियर? तो पहला है M1, CU प्लस DD प्लस OD। CU मतलब करेंसी हेल्ड विद जनरल पब्लिक, करेंसी हेल्ड विद जनरल पब्लिक, आइदर नोट्स के फॉर्म पे, आइदर कॉइन्स के फॉर्म पे। जनरल पब्लिक के पास जितना पैसा है इन कैश, प्लस DD नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, मतलब जितना कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब जितना कमर्शियल बैंक ने आरबीआई में जमा करके रखा हुआ है, तो ये हो गया M1, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, सॉरी कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये हो गया मेरा M1। तो इंक्लूड्स मोर डिपॉजिट फ्रॉम सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IDBI, IFCI, फॉरेन सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट IFS, मतलब किसी भी टाइप का पैसा हमने जमा करके रखा हुआ है आरबीआई के पास और वो कहीं भी सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, किसी के द्वारा सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में, वो M1 है। तो M1 सबसे मोस्ट लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड मींस नैरो मनी है। M1 को क्या बोलते हैं हम? नैरो मनी। तो M1 इज आर नैरो मनी। क्या कंसिस्ट कर रहा है? 3 चीज, CU, DD और OD। ठीक है। सेकंड M2, M2 मतलब M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, मतलब मैंने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में कुछ पैसा जमा करके रखा है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम कुछ लेके रखी है, तो वो आ जाएगा M2, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो भी डिपॉजिट्स है। M3 क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अगर मैंने किसी टाइप की FD करा के रखी है, कहाँ पे? कमर्शियल बैंक पे, तो वो भी आ जाएगा कहाँ? M3 में। ठीक है। तो M1 मतलब CUDDOD प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस FD अंडर M3। तो टाइम डिपॉजिट मतलब जिसको हम विड्रॉल नहीं कर सकते, एक फिक्स मिनिमम 1 ईयर की भी हो सकती, 6 मंथ की भी हो सकती, इस डिपेंड ऑन द बैंक्स। ठीक है। तो FD जो है वो भी हमारा मनी सप्लाई का एक पार्ट है, जो कि कहाँ आ रहा है? M3 में आ रहा है। और द लास्ट और द ब्रॉडर मनी कंसेप्ट, ये क्या है? सबसे ब्रॉडर कंसेप्ट है मनी सप्लाई का। ठीक है, सबसे ब्रॉडर कंसेप्ट है M4। क्यों ब्रॉडर है? क्योंकि ये सब कुछ कंसिस्ट कर रहा है। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के जितना भी पैसा आपका पोस्ट ऑफिस में जमा है वो सब मनी सप्लाई का पार्ट रहेगा। क्लियर? तो मनी सप्लाई में कितने कंपोनेंट आए? 4, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये मेरा मनी सप्लाई है। क्लियर हुआ? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक ना क्वेश्चन रेज होता ही होता है। तो एडिशनली देखें, अगर इंटरबैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स अ कमर्शियल बैंक होल्ड इन अदर कमर्शियल बैंक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसे दिए हैं या उधार दिया है, उधार लिया है, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। ठीक है। अगर हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में देखें तो M1 सबसे लिक्विड है, फिर M2, M3 और M4। M4 लीस्ट है क्योंकि यहाँ पे FD भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। M1 M2 को हम नैरो मनी बोलते हैं, M3 M4 को हम ब्रॉडर मनी बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये MCQ के लिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो M1 सबसे लिक्विड है, फिर M2, फिर M3, फिर M4। M1 M2 क्या है? नैरो मनी है। M3 M4 क्या है? ब्रॉडर मनी है। क्लियर? अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और रेज होता है जो कि वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, दैट इज व्हाट? फिएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फिएट मनी क्या है, फिड्यूसरी मनी क्या है? तो भैया फिएट मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई है और जिसको लीगल टेंडर बोला गया है, मतलब जिसको एक्सेप्ट करना जनरली सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, रुपीस, कॉइन्स जो कंपलसरी है।
अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, चेक दे रहे हो, ये ऑप्शनल है, आप डिनाई कर दो, लेकिन रुपीस को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू एक्सेप्ट इट। तो नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी, वैल्यू इज मच लोअर देन द फेस वैल्यू, वैल्यू डिपेंड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। मतलब 1 रुपए का कॉइन या 500 रुपीज का नोट, ये सब फिएट मनी है, इसको एक्सेप्ट करना जनरली लीगल टेंडर है, मस्ट बी एक्सेप्टेड एज पेमेंट विद इन द कंट्री। एक कंट्री, अगर इंडिया के अंदर कहीं भी आप रुपी दोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी रुपीस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर कोई अदर करेंसी में है, डॉलर है, यहाँ है, तो आप उसको डिनाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मेरी डोमेस्टिक करेंसी नहीं है। क्लियर? और अगर आप रिफ्यूज करते हो तो आपको फाइन भी पे करना पड़ सकता है, या फिर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। वो फिएट मनी है, कंपलसरी फॉर एवरीवन। अब हम बात करते हैं फिड्यूसरी मनी की। तो भैया फिड्यूसरी मनी क्या है? ये एक ऐसा मनी है जो मेरे कॉन्फिडेंशियल या मेरे म्यूचुअली मोड ऑफ एक्सचेंज है। मतलब मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ उस पर, म्यूचुअल। भैया कोई ऑनलाइन पेमेंट देने आया, अगर मैं चाहूँ तो लूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं लूँ, कंपलसरी नहीं है। ठीक है? तो नॉट डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्सन नहीं है। इश्यूअर प्रॉमिस टू एक्सचेंज फिड्यूसरी मनी फॉर फिएट और कमोडिटी मनी ऑन रिक्वेस्ट। मतलब आप रिक्वेस्ट या म्यूचुअल डिपेंडेंसीज पे एक दूसरे से एक्सचेंजेस कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या है? मेरी फिड्यूसरी मनी है। वैल्यू डिपेंड ऑन द पब्लिक ट्रस्ट इज द इश्यूअर प्रॉमिस। मतलब कि हमारे पब्लिक ट्रस्ट पे, हमारे डिपेंडेंसी पे काम हो रहा है, हमारे म्यूचुअल कोइंसिडेंस पे काम हो रहा है, म्यूचुअल कंसर्न पे काम हो रहा है। इट इज नॉट कंपल्सरी बाय द गवर्नमेंट। फिर इसका एग्जांपल देखिए, चेक, बैंक नोट्स, ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है? देन डीडी हमने यहाँ कवर किया ही हुआ है। फिर हमारे प्लास्टिक मनी, ये सब क्या है? फिड्यूसरी मनी है ना? तो फिएट मनी लीगल टेंडर है, ये हमारे को मतलब कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम चाहें तो लें, चाहे तो नहीं लें। फिएट मनी मस्ट बी एक्सेप्टेड, फिड्यूसरी मनी हमारी वॉलेंट्री है, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। एग्जाम्पल क्या है फिएट मनी का? कॉइन्स हो गए, बिल्स हो गए, या रुपीज हो गई, और यहाँ पे चेक, बैंक नोट्स एंड ड्राफ्ट हो गया। ये सब मेरे क्या है? फिड्यूसरी मनी है। इट इज नॉट कंपलसरी बाय एनी पर्सन। क्लियर? तो यहाँ तक मैंने मनी पढ़ा, कोई डाउट तो नहीं है? मनी के मैंने 8 इवेल्युएशंस पढ़े। ठीक है? 8 फोर्स में मनी इवेल्युएट हुई। फिर मैंने मनी सप्लाई यहाँ पे कवर किया अपन ने, M1 M2 M3 M4। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो पढ़ा हुआ है वो ये है कि भैया M1 लिक्विड है, फिर M2, फिर M3, फिर M4। M1 और M2 को हम क्या बोलते हैं? नैरो मनी बोलते हैं। M3 M4 को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडर मनी बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या है? तो भैया कमर्शियल बैंक बेसिकली वो बैंक है जो जनरल पब्लिक से ट्रांजैक्शन करती है। जिसका इंटरेक्शन किससे हो रहा है? जनरल पब्लिक से। मींस आज हम और आप जिस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो। तो हर वो बैंक जो जनरल पब्लिक से क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है, उनके कस्टमर जनरल पब्लिक है, वो क्या है? मेरा कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक मेरा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्राइमरी कंसर्न कर रहा है क्या? एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंडिंग टू द इंडिविजुअल ऑफ बिजनेस एमिंग टू अर्निंग प्रॉफिट। मतलब जनरल पब्लिक से पैसा लेना देना और बीच में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेना, वो है कमर्शियल बैंक। तो अ बैंक विच इंटरेक्ट with a general public, either they are accepting the deposit of general public, either they are lending a money to a general public, जनरल पब्लिक को पैसा उधार दे रहे हैं और सर्टेन प्रॉफिट या सर्टेन इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, वो कमर्शियल बैंक है। तो कौन है कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो क्या? हमारे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, जो कंप्रेस्ड करते हैं दो चीज में, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। दो टाइप के बैंक होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है। पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करें तो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गए।
ठीक है। प्राइवेट में बात करो तो HDFC, ICICI, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, प्राइवेट बैंक्स। अब फंक्शन की बात करते हैं अगर कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मतलब जो भी जनरल पब्लिक आ रहा है उनके डिपॉजिट को क्या करना, रिपोजिटरीज करना, मतलब उनको कैप्ट करके रखना, उनके सेव करके रखना पैसों को। वो सबसे बड़ा काम है कमर्शियल बैंक का, कि जितना भी फंड आ रहा है उस फंड को, पब्लिक के मनी को सेव करना। क्लियर। दे ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो कमर्शियल बैंक मेनली 3 टाइप के अकाउंट्स ओपन कराते हैं। पहला है करंट अकाउंट, जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, और जब आपको पैसे की जरूरत पड़े आप अपना बिजनेस से पैसा निकाल सकते हो। यहाँ ट्रांजैक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मेनली बिजनेस के लिए होता है, इंस्टीट्यूशन के लिए होता है करंट अकाउंट। फीचर क्या है, आप मनी जब चाहो अपने डिमांड पे निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की, कितना पैसा जमा कर रहे हैं, कितना पैसा निकाल रहे हो। भाई बिजनेसमैन हो, बिजनेस का काम है, कितना पैसा लग रहा है कितना नहीं, आप इजीली निकाल सकते हो। बट यहाँ कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा डिपॉजिट्स पे। अगर आप कुछ भी पैसा सेव कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, यू विल नॉट गेट एनी सिंगल % ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट में किसी भी टाइप का डिपॉजिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस मोटिव के लिए है, ना कि सेविंग मोटिव के लिए। मे बी आज आपने 1 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किए और 80 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया, तो फिर किस चीज का इंटरेस्ट हम आपको देंगे? तो करंट अकाउंट में किसी भी टाइप का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन सच एज पेइंग बिल, रिसीविंग पेमेंट एंड ट्रांसफरिंग फंड। मतलब आप इजीली किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शन को क्विकली कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लियर हुआ? करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर बात करते हैं सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट हमारे हाउस होल्ड या जनरल पब्लिक के लिए होता है। यहाँ पे लिमिटेड है नंबर ऑफ विड्रॉलिंग्स पर मंथ, लिमिटेड मनी आप विड्रॉल कर सकते हो, एटीएम के द्वारा, चेक के द्वारा, डायरेक्ट भी। यहाँ पे एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो कि जनरली सबसे लीस्ट और सबसे मिनिमम इंटरेस्ट होता है। फिर एनकरेज सेविंग रेट देन द फ्रीक्वेंट स्पेंडिंग। मतलब ये क्या बेसिकली आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया एक्सपेंडिचर करने से अच्छा कुछ पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में जोड़ के रखो, सेव करके रखो। तो दे मोटिवेट, दे एनकरेज जनरल पब्लिक फॉर व्हाट? सेविंग्स। क्लियर? देन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, जहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन कोई भी कर सकता है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपका फंड लॉक हो जाता है, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि आप इसको पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपने पहले विड्रॉल किया एफडी मैच्योरिटी टाइम के पहले, तो मे बी आपको इंटरेस्ट पूरा ना मिले, और इवन आपको पेनाल्टी भी पे करना पड़ सकती है। क्लियर? व्हाट इज एफडी? व्हिच इज फिक्स्ड, which is term deposit for a certain period of time, where you get a large number of interest. Clear? Wait a minute. आ गया लास्ट। चलेगा अभी? चलिए जल्दी से टॉपिक एंड करेंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक, जो कि मेनली, चलिए तो फर्स्ट क्या है, फिर सेकंड आ जाएगा एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब बैंक क्या करती है? लोन भी प्रोवाइड करा रही है। क्या कर रही है बैंक? लोन प्रोवाइड करा रही है। तो अब लोन किसके थ्रू? मतलब लोन क्या, जो बैंक है, बैंक ऑफर लोन टू whom? टू पब्लिक। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, वेरियस टाइप के लोन्स प्रोवाइड करा रही है। तो अब पहला क्या है? कैश क्रेडिट। ठीक है, जो बिजनेसमैन है उनको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए, तो आपको कैश क्रेडिट दी जाएगी। मतलब क्या होगा? मीन्स सिंपली आपको एक अमाउंट दे दिया जाएगा कि आप इतना अमाउंट तक का विड्रॉलेंस कर सकते हो, जितना अमाउंट आप विड्रॉल करोगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये किसके अगेंस्ट? कोई कोलेट्रल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट आपको मिलता है। इसमें आपकी क्रेडिट लिमिट सेट कर दी जाती है, और इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा
जितना अमाउंट ऑफ विड्रॉल कर रहे हैं। अगर 1 लाख की लिमिट है, 20,000 यूज किया, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन 20,000 ओनली, नॉट ऑन 1,000, नो सॉरी, नॉट ऑन 1 लाख। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल विड्रॉलेंस है और इजिली रीपेमेंट है कि भैया आप जल्द से जल्द इसको पे कर दो, एक फिक्स टाइम बना दिया जाता है, उतने समय के अंदर आप इसको पे कर दो, कैश क्रेडिट। ठीक है, एक लिमिट बना दी, जितना यूज करोगे उतना इंटरेस्ट आपको देना है। फिर डिमांड लोन, मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या बिजनेसमैन को कोई शॉर्ट टर्म फंड या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए पैसा चाहिए, तो वो हो जाता मेरा क्या, डिमांड लोन। यहाँ पे इट कैन बी रिकॉल्ड बाय द बैंक एनी टाइम, ऑफन विद द शॉर्टर नोटिस, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द फुल लोन अमाउंट, फ्लेक्सिबल बट इन्वॉल्व रीपेमेंट रिस्क। मतलब जब बैंक को जरूरत पड़े वो आपसे पैसा मे भी मंगा सकती है, मे भी नहीं मंगाएगी। और यहाँ पे आप भलाए मनी को फुल्ली यूज करो या ना करो, आपको अगर एक बार लोन ग्रांट हो गया, लोन एक्सेप्ट हो गया है, लोन आपको दे दिया गया है, तो फुल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। क्लियर? देन शॉर्ट टर्म लोन, ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन नीड के लिए है, वही कोलेट्रल सिक्योरिटीज के लिए है। आप यहाँ पे फुल्ली यूज करो या पार्टली यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट फुल अमाउंट पे ही लगेगा, या विद इन अ ईयर आपको रीपेमेंट करना ही करना है। तो ये टाइप के लोन्स क्या करती गवर्नमेंट, सॉरी कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कराती है, आइदर वो बिजनेसमैन हो, आइदर वो हाउस होल्ड हो। क्लियर हुआ? अब अदर फंक्शन की बात करते हैं, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ मेनली करेंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, आपकी एक लिमिट, जैसे कैश क्रेडिट होता ना, वैसी एक लिमिट बना दी जाती है, उतनी चीज आप नेगेटिव में यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं भाई, मेरे अकाउंट में डले हैं 40,000 रुपीज। कितने रुपीज है? 40,000 रुपीज। अब मुझे पेमेंट कितना करना है? अवेलेबल फंड है 40,000, पेमेंट करना है 50,000, मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 10,000 का। तो अगर मेरे पास ओडी लिमिट है तो वो चेक आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका बैंक बैलेंस किस में हो जाएगा? -10,000, जो कि आपको शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में रीपे करना, नहीं तो उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है या चार्ज होता है। क्लियर? तो ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट पे होता है। जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस, जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, उसको ओडी लिमिट ज्यादा मिलती है। इंटरेस्ट चार्ज होगा ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन, मतलब जितना नेगेटिव अमाउंट जा रहा है सब उतने पे जाएगा, लिमिट पे नहीं होगा। अगर लिमिट मेरी 1 लाख की है, मैंने 10,000 यूज किया है, तो सिर्फ 10,000 पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, वो रहेगा मेरा ओवरड्राफ्ट या बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? एक एग्रीड पीरियड में इसको आपको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा, नहीं तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होता है। सेकंड क्या है भाई? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। भैया अगर मेरे पास कोई चेक आया, मेरे पास कोई फंड आया जिसका मैच्योरिटी 3 मंथ या 4 मंथ की है, लेकिन मुझे अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट हो गई, तो मैं अपने बैंक पहुंच गया चेक लेके और प्री मैच्योर करा लिया, बस मेरे को वहां पे क्या पे करना पड़ेगा? डिस्काउंट चार्जेस। क्या पे करना पड़ेगा? डिस्काउंट चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज का चेक है, 3 मंथ के बाद मैच्योर हो रहा है, और बैंक ने बोला 2% इसमें आपको क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट चार्जेस। तो आप क्या करेगी बैंक? 30,000 पे 2% निकाल देगी। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। तो जो भी चार्ज आएगा वो उतना आपको पे करना पड़ेगा, उतना डिडक्ट होकर आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर? फिर ट्रांसफर ऑफ फंड, आप क्या कर सकते हो? आरटीजीएस कर सकते हो, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट को यूज कर सकते हो, मेल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ये सब फीचर्स भी क्या कर सकती है? कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड कराती है। आरटीजीएस, एनईएफटी कराना, ये सब कुछ चीज इजिली आप यूज कर सकते हो, ये हमारे फंक्शन हो गए। फिर कलेक्शन ऑफ पेमेंट, आपका पेमेंट, आपके पास से कोई पैसा आ रहा है या आपको कोई पे करना है, लाइक आपका कोई चेक है, डिविडेंट है, टैक्स है, रेंट है, ये सब कस्टमर के बिहाफ में कलेक्ट भी करती है और पे ऑफ भी करती है। अगर आपने ऑटोमेटिक मोड लगा के रखा हुआ है, तो बैंक आपके बिहाफ में एक उस डेट पे क्या होगा? ऑटोमेटिक वो आपकी जो भी एक्सपेंसेस है या ईएमआई है या प्रीमियम है, वो ऑटोमेटिकली पे आउट कर देगी विद योर अकाउंट। क्लियर? ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे हैं लेकिन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताते आ रहा हूँ।
परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भैया अगर फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी कमर्शियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इजीली बाइंग एंड सेल कर सकते हो सिक्योरिटीज का फॉरेन एक्सचेंज को। तो ये हमारे कमर्शियल बैंक के फीचर्स हो गए। फिर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, अगर आपका किसी भी टाइप का इनकम टैक्स का इश्यूज आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई मैं कैसे टैक्स सेव कर सकता हूँ, तो कमर्शियल बैंक की कुछ स्कीम है जिन स्कीम के थ्रू आप क्या कर सकते हो भाई, फिर अपने टैक्स को सेव कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप अपने टैक्स को सेव, तो टैक्स कंसल्टेंसी भी सर्विसेज आपकी कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड कराती है। फिर ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, भाई अगर आप किसी भी टाइप का क्रेडिट, आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है सिंपली बोले तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसे पता चलेगी किसी भी जनरल पब्लिक को, तो अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता करनी है तो क्रेडिट वर्दीनेस कौन बताएगा, आपका कमर्शियल बैंक। कि भैया अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो लोग क्या पूछेंगे, वो लोन वाला, कि भैया आपका बैंक स्टेटमेंट लाके दो, या इनकम सर्टिफिकेट लाके दो, या बैंकिंग ट्रांजैक्शन का सर्टिफिकेट लाके दो, या आपके कमर्शियल बैंक से आपका बेसिकली सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लाके दो। तो आपका एक बेसिकली ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर के रूप में भी काम करता है कमर्शियल बैंक। क्लियर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है वो है लेटर ऑफ रेफरेंस, कि भैया आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कौन बता रहा है, वही जनरल पब्लिक को कौन बताएगा, उनकी कमर्शियल बैंक बता रही है। तो भैया लेटर ऑफ रेफरेंस आपके क्लाइंट को कौन लाके देगा, कमर्शियल बैंक लाके देगी। तो ये सब हमारे फंक्शंस थे जो कमर्शियल बैंक प्ले करती है। फिर लॉकर फैसिलिटी भी है, कि भैया आपका कुछ बहुत वैल्यूबल गुड्स हैं या प्रीसियस हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, उसको सेव करना है घर पे, भाई मे बी चोरी का डर है, तो क्या करें बैंक में रख दें, तो लॉकर सर्विसेज जिसपे नॉमिनल रेंट आपको पे करना पड़ता है और आपको लॉकर मिल जाएगा जहाँ पे आपके गुड्स, मतलब जो भी आपके ऑर्नामेंट्स है डॉक्यूमेंट आप सिक्योरली रख सकते हो। सॉरी। फिर ट्रैवलर चेक, अब तो खैर आजकल बहुत इजी हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट आ गया, बैंकिंग वैंकिंग, लेकिन फिर भी अगर आपको क्या करना है, आप कहीं बल्क अमाउंट लेके जाना चाह रहे हो, लाइक बिजनेसमैन या कोई एक पर्सन जो दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उतना अमाउंट कैश में लेके नहीं जाना चाह रहा है, तो क्या करेगा, वो पहले से एक ट्रैवलर चेक बनवा ले या डीडी बनवा ले अपने बैंक में जाके, और वो उस पर्टिकुलर सिटी में जाके फिर उसको इन कैश करा सकता है। तो ये सब चीजें थे हमारे, ठीक है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, वही अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, आपका कोई कंसाइनमेंट आ रहा है बाहर से दूसरी कंट्री से, और आपको उनने बोला कि भैया हम कैसे ट्रस्ट करें, आप इंडिया में बैठे हो चाइना से माल मंगा रहे हो, तो वो क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करवा लेगा, इशू करवाएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हो गया, वही रेफरेंस के जैसे ही काम करता है, आपकी सॉल्वेंसी क्रेडिट वर्थिनेस ही बता रहा है, लेकिन ये मेनली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होता है। अपन जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, सॉरी, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ड्यूरेशन में अगर मेरे को कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दूसरे अलग अलग कंट्री के हैं। कल के दिन अगर मैं इम्पोर्टर हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने कोई गुड्स मंगाया और अगर पार्टली पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो पर्सन को कैसे ऑथेंटिकेशन मिलेगा कि मैं उसका पेमेंट वापस कर दूंगा, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ही उसको ऑथेंटिकेशन मिलता है। फिर अंडर राइटर सिक्योरिटी, अगर मैं स्टॉक बॉन्ड्स या सेल्स में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे है, मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द स्टार्टअप मुझको फंड की रिक्वायरमेंट है, आईपीओ की रिक्वायरमेंट है, तो कमर्शियल बैंक एक अंडर राइटर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जिसपे कुछ कमीशन वो क्या करती है, चार्ज करती है। अपन ने शेयर चैप्टर में पढ़ा अंडर राइटर कमीशन। फिर कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, मतलब कमर्शियल बैंक क्या करती है भाई, इकोनॉमी का डेटा और सब कुछ प्रोवाइड कराती है, ट्रेड डेटा प्रोवाइड कराती है, इकोनॉमिकल डेटा प्रोवाइड कराती है, जिससे बेसिकली जनरल पब्लिक को इकोनॉमी के बारे में जानकारी मिले, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे अब कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, सेंट्रल बैंक। तो मेनली नेक्स्ट जो हमारा पीरियड लेक्चर रहेगा उसमें एक टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जो हमने कवर अप किया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में मेनली आस्क किए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी भी लेवल पे स्टडी कर रहे हो मनी एंड बैंकिंग, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस कॉन्टेक्ट डिटेल, और आइदर आप कमेंट करके भी मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं।
सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।